तो गाइस पॉलिटी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं आरआर टेक्निक के थ्रू। इसको किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। ये जो सेशन है हम लोग ने टेलीग्राम में लाइव लिया था और इसको आप एज अ लाइव ही लेना। और आपके जो पॉलिटी के नोट्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो वो लेके रखिए। यहाँ पर मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा। आपके पॉलिटी के जो नोट्स है ना उसको किस तरीके से रिवाइज करना है और फास्ट रिवाइज करना है वो आपका इस वीडियो के माध्यम से होगा। इस वीडियो में मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ ना आप लोग को बस वैसा वैसा फॉलो करते आना है और कम टाइम में 1 घंटे के अंदर ही आपका पूरा पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, आपको एकदम मजा आ जाएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट्स, तो दिस इज़ योर स्मार्ट सर। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। एक्चुअली फाइनल रिवीजन है हमारा। जो हम लोग का जीएस पार्ट है हमारा, जितने भी सिलेबस हैं, जितना भी सब्जेक्ट है, हमने जो फाइनल चेकलिस्ट दी थी जो कि मोस्ट रिपीटेड थीम थे यूपीएससी के, हम लोग उन्हीं को रिवाइज करेंगे ऐसे सेशन के माध्यम से। हम लोग यहाँ पर जो है आर टेक्निक का यूज़ करेंगे। जनरली बेसिकली जो है हमारे 4 आर होते हैं यहाँ पर। तो 4 आर जो होते हैं, मैं सबसे पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि 4 आर टेक्निक क्या होती है। 4 आर टेक्निक में हमारा जो आर है, 4 आर, उसका फर्स्ट आर हम लोग को कहता है कि हम लोगों को चीज़ों को रीड करना है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने पढ़ी है ना तो उसको रीड करो। तो रीड करना होता है, रीड में हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होता है। सेकेंड आर बोलता है आपको रिकॉल करना है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने रीड कर ली है, मान लो उसमें थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है, तो अब जो सेकेंड आर है उसमें कम टाइम दे के आपको एक पेपर पेन लेना है साथ में। और पेपर पेन साथ में लेके ना उस चीज़ को लिखना है कि कितना चीज़ आपको याद आ रही है। तो वो सारी चीज़ जो है आप ब्लैंक पेपर में राइट करोगे, ब्लैंक पेपर में लिखोगे कि ये चीज़ मुझे याद आ रही थी, बिना देखे लिखना है। और इनको पॉइंट वाइज लिखना है कि इतनी सारी चीज़ आपको याद आ गई है। देन थर्ड आर होता है आपका रिवाइज। वापस से क्या होता है कि फिर जब आप लोग इतना सारा लिख देते हो कि एक्टिव रिकॉल हम लोगों ने ये किया कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ी लेकिन आउटकम जो है आपका ओनली 10% ही निकल रहा है, 20% ही निकल रहा है। बट आप जो है वापस से जो है अब जो आपका थर्ड आर है वो रिवाइज करोगे। अभी फोर्थ आर का हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। फोर्थ आर अगर हमारा सेशन अगले बार जाता है, अगले दिन जाता है, तब हम लोग उसका 4 आर का यूज करते हैं। बट बेसिकली हम लोग जो है 3 आर का यूज करेंगे, रीड, रिकॉल एंड रिवाइज। तो ये बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो लोग भी साथ में जो है अपने पॉलिटी के नोट्स लेके बैठ जाएंगे। पॉलिटी हो, हिस्ट्री के हो, यहाँ पर जितना भी मतलब जो भी सब्जेक्ट चलेगा वो आपको खुद के नोट्स से लेके बैठने हैं यहाँ पर। और साथ में जो हम लोग सेशन के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम दूंगा इस सेशन में कि ये मैं कुछ टॉपिक दूंगा कि ये टॉपिक जो है पॉलिटी के आपको अपने नोट से इतने मिनट में रिवाइज करने हैं, मतलब कि रीड करना है। तो आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको एक पेपर, ब्लैंक पेपर लेके बैठना है और उसमें जो है आपको जो है लिखना है सारी चीजें। जब आप वो चीज रीड कर लोगे जो भी आप लोगों के नोट्स हैं उसमें से, ओके। तो ये दो चीज रखिए और अपने नोट्स साथ में रखिए और साथ में अब हम लोग के साथ आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। अभी जब होगा, जब जैसे ही सेकेंड आर खत्म हो जाएगा उसके बाद थर्ड आर में मैं कुछ टाइम दूंगा आप लोग को, 2 या 3 मिनट दूंगा। उसमें से जो भी आप में से कोई भी हैंड रेस करेगा वो उसको वो टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद इन द 2 मिनट, विद इन द 1 मिनट या 3 मिनट के अंदर। तो वो मैं आपको पर्टिकुलर टाइम दूंगा। उससे फायदा ये होगा कि आपको वो चीज याद भी हो जाएगी और सामने वाला अगर किसी ने चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं करी है तो उसको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा कि वैल्यू ऐड कर सकेगा। तो चलिए हम लोग जो है फाइनली हमारे 9 बज गए हैं। अब इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अब चेकलिस्ट अपनी ओपन करने वाला हूं। हम लोग अपनी चेकलिस्ट के थ्रू ही इसको रिवाइज करेंगे। और मैं आप लोगों का, सब लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहता हूं कि जब भी मैं कुछ भी बोलूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या आवाज आ रही है तो आपको वो कंफर्म करके मुझे बताना है। ओके तो चलिए, आप लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें? यस सर। ओके, और बोलिए, स्टार्ट करें? यस सर, यस। यस सर। चलिए, यस सर, यस सर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आप सभी लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है सब जानते ही हैं कि बहुत बार रिपीट करता है यूपीएससी। ओके, तो अब मैं आपको 3 टॉपिक, ये जो सामने दिख रहे हैं 4 टॉपिक दे रहा हूं आपको। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रिएम्बल, शेड्यूल और आपकी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये 4 टॉपिक के लिए मैं आपको दूंगा ओनली 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर अपने जितने भी नोट्स है ना, ये नोट्स में जाके इसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, आर यू रेडी?
Yes, sir. Okay, so your time start now. प्लीज म्यूट कर लीजिए. जिसका भी हो जाए वो डन कह देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग का हो गया है. दो मिनट और हैं आपके पास, जल्दी से ये करिए.
चलिए लास्ट 1 मिनट। चलिए टाइम इज ओवर। अब आप लोग का जो है हम लोग सेकेंड आर की प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड आर क्या कहता है हमारा, जल्दी बताइए। कॉल। कॉल। यस एक्टिवली सभी पार्टिसिपेट लोग करिए। बोलिए। सभी लोग बोलिए। सेकेंड आर की प्रैक्टिस करते हैं अब। आप ओके पेपर पेन लेके बैठ जाइए, सभी की सब। ओके, तो चलिए सेकेंड आर के लिए मैं आपको दे रहा हूँ ओनली 2 मिनट। अपने पेन पेपर में जितना भी आप लोगों ने अभी पढ़ा है ना, उस सबको रिवाइज करिए। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए योर टाइम इज ओवर। अब आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। अब हम लोग हमारे थर्ड आर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कितना आप रिवाइज मतलब रिकॉल कर पा रहे हो सारी चीज़ें। थर्ड आर हमारा क्या कहता है, रिलेट। तेज बोलिए, थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही लोगों की। रिलेट। रिवाइज, ठीक है। थर्ड आर बोलता है हमारा रिवाइज। तो अब हम लोग का क्या करना है, रिवाइज। रिवाइज में क्या करना है, अब आप लोग को बोलना पड़ेगा। अभी मैं पहले मैं खुद डेमो दे के बता रहा हूँ कि कैसे बोलना है। ये टॉपिक के मैं बोलूंगा, अगली बार जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में आप लोगों को बोलना है। थोड़ा सा नॉइस हो रहा है, थोड़ा सा उसको इग्नोर करना अभी। बट मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनने की कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है, वो एक आइडियोलॉजी है जो कि ये बताता है कि लिमिटेशन बनाता है गवर्नमेंट के ऊपर। और ये जो है चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में क्या है, वो आया था क्वेश्चन 2023 में। तो ये
रूल ऑफ लॉ के बारे में भी बताता है, हमारे प्रोटेक्टिंग राइट के बारे में भी बताता है, सेपरेशन और पावर के बारे में भी बताता है, और नेशनल यूनिटी के बारे में भी बताता है, और अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में भी बताता है। ये चीफ पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। वहीं अगर हम लोग बात करें, सेकेंड हमारा था प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है हमारे इंट्रोडक्शन, समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये अमेरिका से लिया गया है हमारा। ओके। और ये जो है इसमें आपको अगर देखोगे पूरा प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें आपकी जो नेचर है हमारे कंट्री का, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बताया गया है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको जलेफी से याद किया था मैंने। उसमें जैसे हो गया आपका जस्टिस, इसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताया। लिबर्टी भी जो है आपकी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप के बारे में बताएं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमोंग अमोंग देम ऑल, ये बताया गया है। देन फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया है, और इंडिविजुअल की डिग्निटी और नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में बताया है। और जो इसकी मेन जो है डेट बताई गई है कि 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड जो हमारे केस वगैरह है, बेरुवारी केस है, जिसमें बोला गया था कि ये पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती वर्सेस केरला वाले केस में कहा गया था कि ये पार्ट है, और इसको अमेंड भी किया जा सकता है आर्टिकल 368 के माध्यम से। जबकि LIC ऑफ इंडिया था, उसमें भी ये जो है कंफर्म कर दिया गया था कि हाँ ये अब पार्ट है इसका, जो है अब इसको हम लोग पार्ट मान सकते हैं। तो ये है ओवरऑल, हम लोगों ने ये देख लिया था कि प्रियम्बल के बारे में ये होता है। शेड्यूल के बारे में मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल जो है आपकी स्टेट के बारे में बताती है, सेकंड जो है सैलरी के बारे में बताती है, और जो है इसको अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से। थर्ड जो है वो ओथ के बारे में बताती है। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ट्रैप वर्ड पूछता है कि जो ओथ है ना, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और गवर्नर हो गए, इनकी ओथ के बारे में ना नहीं बताया गया है। ये वाले इस कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड शेड्यूल में नहीं बताया गया है। इनके लिए ना एक अलग आर्टिकल है इनकी ओथ के बारे में, तो वो आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से आर्टिकल है। और फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा के बारे में बताता है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया के बारे में। थर्ड जो है ट्राइबल एरिया के बारे में। इसमें जो है 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से लैंग्वेज जुड़ी हुई थी। और इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में सेवेंथ बताता है। इसकी जो लॉजिक वो ट्रिक्स वगैरह हैं PM वाली जो है वो देख लेना, आपने देखी होगी। इसके बाद लैंग्वेज है, उसमें 92nd अमेंडमेंट जो है हमारा, उसमें BDMS जुड़ी थी, आप लोग को मालूम ही है। और 42nd में वो और हुआ था। और हमारा 9 जो है शेड्यूल वो बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। लो जो है जुडिशियल रिव्यू वगैरह हो सकता है कि नहीं होता, हो सकता। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद एंटी डिफेक्शन की लॉ के बारे में बताता है। देन पंचायत, देन म्यूनसिपैलिटी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के बीच में। तो ये जो एप्लीकेशन होता है फिफ्थ शेड्यूल, उसमें ATM वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, उसकी वो है। उसमें ATM में मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं आता, बाकी मिजोरम आता है, त्रिपुरा ये आता है। प्लीज ऑफ करिए माइक, AT ऑफ करिए माइक अपना। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल में दोनों में फर्क क्या है? तो जो सिक्स शेड्यूल है वो एक मिनट सर, असम, सॉरी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। मेरी ओके वॉइस बोलिए। क्लियर आ रही है? हाँ अब आ रही है। ओके। केटी आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। AT आप अपना माइक ऑफ करिए। ओके, हो गया इसके सर, बाद बोलिए। फिफ्थ शेड्यूल की ऑटोनॉमी के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो है आपकी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, जबकि सिक्स शेड्यूल में जो होता है ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल होती है। और गवर्नेंस में देखें तो वहाँ पर गवर्नर जो है रेगुलेटिंग करता है लॉ के ऊपर, मतलब वो रेगुलेट करता है गवर्नर। जबकि हम लोग शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में देखते हैं वहाँ पे काउंसिल जो है वहाँ के लॉ वगैरह बनाती है, स्पेसिफिक मैटर वगैरह देखती है। ओके। इसका लेजिस्लेटिव पावर जो है वो स्टेट लॉ का जो है वो अप्लाई होता है, अनलेस की एक्सक्लूडेड बाय द गवर्नर। जो वहीं अगर सिक्स शेड्यूल में देखें तो वहाँ पे काउंसिल है वह लेजिस्लेटिव पावर। ओके। तो इसके बाद फाइनेंशियल के लिए देखें तो नो सेपरेट फाइनेंशियल प्रोविजन है, मतलब वहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल में कोई सेपरेट फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं है। जबकि जो है काउंसिल ही सिक्स शेड्यूल में काउंसिल ही जो है लेवी और कलेक्ट करती है टैक्स वगैरह और फीस वगैरह को। ओके। जुडिशियल पावर के बारे में बात करें तो रेगुलर स्टेट जुडिशरी जो है वो उसको रेगुलर करती है, जबकि वहाँ पर क्या करती है, काउंसिल स्टेब्लिश करती है विलेज कोर्ट को, वो रेगुलेट करती है सिक्स शेड्यूल में, ये आपको पता है। और जो आपका फिफ्थ शेड्यूल है वो 10 स्टेट में है, वो नाम देख लेना। बाकी सिक्स शेड्यूल जो है वो 4 स्टेट में है, वो 4 स्टेट के नाम मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो वो 4 स्टेट कौन कौन से, जल्दी बताओ, सिक्स शेड्यूल में आते हैं एक्टिव रिकॉल के लिए। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय।
ओके ओके। यस। तो और क्या है इसमें ट्राइबल, हाँ, फिफ्थ शेड्यूल का और ध्यान रखना कि पीवाईक्यू में जितना भी देखोगे तो ऑप्शन में जहाँ पे भी ट्राइबल लिखा है ना, तो वो मतलब फिफ्थ शेड्यूल में आती है ऑलमोस्ट। तो फिफ्थ शेड्यूल में गवर्नर को स्पेशल पावर दी जाती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, और वहाँ पे सिक्स शेड्यूल में आपकी ऑटोनोमस काउंसिल होती है। ओके। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऐसे। अब इसी तरह से जब मैं सेकंड, मतलब हम लोग सेकंड हाफ में जाएंगे, सेकंड वाले सेशन में जाएंगे, उसमें आप लोगों को भी इसी तरह से एक्सप्लेन जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फास्ट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने भी आपका 3 या 4 मिनट ही लिया होगा। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट? यस सर। हाँ। तो नेक्स्ट यस बढ़े सर। हम लोग आगे। हाँ, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रह गया था, मैं उसको भी जल्दी से कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट में जो आपका आर्टिकल 5 है, उसमें बताया कि उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंट हो रहा था, उस टाइम पे हमारी सिटीजनशिप की क्या था। और सेकंड में जो बताया पाकिस्तान से इंडिया जाने वालों के बारे में, सेवन्थ आर्टिकल में बताया है कि इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले जो लोगों के बारे में सिटीजनशिप। देन आर्टिकल 8 में ओसीआई के बारे में, आर्टिकल 9 में जो है लॉस्ट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताया है, और डबल सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं उसके बारे में बताया है। 10th में क्या बताया कि कंटिन्यूएशन ऑफ रहेगी हमारी सिटीजनशिप की। और आर्टिकल 11 में हमारे बताया कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। ओके। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसमें ABP, मतलब कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले जो पीपल लोग हैं उनकी सिटीजनशिप के बारे में बताता है। और जो हम लोगों ने कौन कौन से किस किस थ्रू जो है हम लोग सिटीजन बन सकते हैं, उसकी ट्रिक आप लोगों को पता होगी। ब्रांड है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट के बेसिस पे जो है वो हम लोग कर सकते हैं। लॉस जो है वो TDR ट्रिक है इसकी, की टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन और रिनंशिएशन जो है, तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारा था, और कुछ जो है, तो ये था हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। यस सर। ओके। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आवर कंप्लीट। तो अब मतलब फर्स्ट सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड स्लॉट पे। अब मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, सेम 5 ही मिनट दूंगा, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। जो आपके फंडामेंटल राइट है, DPSP है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो और ये वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी साथ में कर ही लेना। तो ये दो टॉपिक 5 मिनट के अंदर खत्म करो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपसे बोला जाएगा तभी आपको बोलना है। कृष्णचंद्र।
2 मिनट आप लोगों के पास बचे हैं, 2 मिनट के अंदर करिए। मोस्टली आप सभी लोगों ने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ये ड्यूटीज़ तो कितने बार पढ़ी होगी, तो ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। डन। ओके। और लास्ट 1 मिनट, जल्दी से रिवाइज करिए। जिसका भी हो जाए डन बोल देना। चलिए, योर टाइम इज़ ओवर। अब आप ब्लैंक पेज लीजिए और स्टार्ट करिए। 2 मिनट दूंगा सिर्फ, 2 मिनट के अंदर जो है सारा जितना भी अभी आप लोगों ने पढ़ा सब लिख के याद करने की कोशिश करिए कि कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं, कितने आर्टिकल्स याद आ रहे हैं, कितने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एफआर के याद आ रहे हैं या डीपीएसपी के याद आ रहे हैं। वो सारी चीज़ जो है उसमें पॉइंट आउट कर लीजिए। आई नो टाइम थोड़ा कम है, बट इतना ही लगना चाहिए रिवीजन में एग्जैक्टली देखा जाए तो, क्योंकि आप ऑलरेडी टाइम देकर आए हो रिवीजन में काफ़ी। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, टाइम इज़ ओवर। हो गया। यस सर डन। और बाकी लोगों का ये कौन सा आवर था हमारा?
डन सर डन। ये कौन सा आर था? सेकंड। सेकंड आर था हमारा। ओके, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे ऑलरेडी। अच्छा, ये बताइए कि स्पीड ठीक है और बढ़ाना है? स्पीड और बढ़ा दूँ, कम टाइम दूँ, या इतना ही सही रहेगा? बताइए। नहीं, इतना ही ठीक है, कम मत करना सर। अच्छा, हाँ, अब पॉलिटिक पढ़ा भी हुआ है बहुत टाइम, तो सभी लोग के लिए हो जा रहा होगा। और भी लोग बताइए। ठीक है, सही चल रहा है? करें कंटिन्यू आगे? यस सर। हाँ, आप बताइए कि आप में से कौन जो है बताएगा इसको, जो फंडामेंटल राइट्स है। देखिए, कुछ नहीं करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बस जो क्वेश्चन ज़्यादा जो ट्रैप बनाता है ना, वो मैं अभी वो बता देता हूँ आपको। चेकलिस्ट चेकलिस्ट में जो आर्टिकल है ना, वहीं पे ट्रैप बनाता है। और ज़्यादातर ट्रैप बनाता है वो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो वहाँ पर ट्रैप बनाता है। तो आप में से कौन है जो तीनों में डिफरेंस बता सकता है 1 मिनट के अंदर? डिफरेंस बताना है और जो मैं आर्टिकल बोलूँगा वो बताना है। तो बताइए, हैंड राइज करिए जो तीनों में डिफरेंस बताने के लिए रेडी है। सर इंग्लिश का ऐसे कौन बता रहा है? हैंड रेस कर दीजिए। हैंड राइज करिए। चलिए ठीक है, ऑप्शन नहीं आएगा, ऐसे ही बोल दीजिए आप। सर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, जस्टिसेबल है, जबकि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये इन्फोर्सेबल भी नहीं, जस्टिफिएबल भी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स किया जा सकता है। सेकंड डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराते हैं, जबकि डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस के बारे में बात करते हैं। यस सर, फ्रॉम दिस। कोई और ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें पॉइंट्स? चलिए, अब मैं जो पूछूंगा ना आर्टिकल, उसके बताना आप, ठीक है? चलिए, आर्टिकल 16 क्या कहता है आपका? बताइए जल्दी से। सर टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन बाय द गवर्नमेंट, और सर इसमें रिजर्वेशन प्रमोशन में भी अलाउ किया गया है, एससी एसटी को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आर्टिकल 14 के बारे में बताओ। कोई और बताओ, आप पल्लव भी नहीं, कोई और बोलेगा, जल्दी से बताइए। सर 14 के अंदर इक्विटी बिफोर लॉ के बारे में बताया गया है। ओके, इसमें दो चीज़ और बताई इक्वल गई है। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यूएस से लिया गया है, जिसमें जो बेसिकली जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो रूल ऑफ लॉ से भी हम उसे बोल सकते हैं, जो रूल ऑफ लॉ टर्म एवी डाइसी ने दिया था। ओके, ठीक है। तो तो सर और ये राइट टू फ्रीडम, हाँ बताइए। आर्टिकल 14 में सर जैसा कि ये मतलब इक्विटी बिफोर लॉ का मतलब जैसे कि विधि के समक्ष सब लोग समान है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि जैसा हमारा समाज जो मतलब भारतीय समाज है वो डाइवर्स मतलब सोसाइटी है। जी। तो उसमें प्रत्येक नागरिक की या लोगों की मतलब स्थिति एक जैसी नहीं है। तो इसमें जैसे कि ये विधि के समक्ष समानता हम जब बात करते हैं तो जो वंचित समुदाय जैसे रहते तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब भेदभाव टाइप होता है। तो उसके लिए जब इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की बात करता है मतलब जैसे हमारा कानून संविधान, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मतलब प्रायोरिटी दी जाती है कि मतलब वो आ सकेंगे ऐसे करके। ओके ओके, गॉट इट। तो अब ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताइए। आर्टिकल 19 तो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे उसमें है आर्टिकल की, यहाँ पर फ्रीडम है, यहाँ पर एसोसिएशन वगैरह बना सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं, वो देख लेना। अब आर्टिकल 21 जो है राइट टू प्राइवेसी, ये भी रिपीट हुआ है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना बस, मतलब ये मत बताना कि क्या क्या हो रहा है, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है वही वाले फैक्ट बताओ। सबसे बड़ा तो ये है कि पुट्टा स्वामी केस से आया था ये, वो पूछ सकता है आर्टिकल 21 जो पीवाईटी में पूछा गया है। ओके, और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताओ। ये इवॉल्विंग है, अभी भी इसमें चीजें जुड़ती जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलो ठीक है। सर सर आर्टिकल 21 रिसेंटली एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंज के मतलब प्रतिकूल प्रभाव थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ने बोला है कि उनके एडवर्स इफेक्ट के लिए भी मतलब राइट टू ये होना चाहिए। आर्टिकल 21 का दिया है उसका। ओके ओके, गॉट इट। तो ये हो गया आपका जो है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पढ़ लेना आप लोग। कल्चरल राइट ये भी पढ़ लेना।
प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताओ जल्दी से। ये मैं इसलिए टाइम इसमें दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि आपको पॉलिटी के क्वेश्चन गलत करके नहीं जाना है, ये हाथ के हैं, मतलब कोई लॉजिक वॉजिक के मत जाना है इसमें, ये बिल्कुल हाथ के क्वेश्चन है, इन पे गलत नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा हूँ। आगे के हम लोग जो है ना थोड़ा फास्ट 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 रिवीजन ले लेंगे। चलो जल्दी बताओ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, जल्दी बताइए, इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। प्रिवेंटिव डिटेंशन वही एक बताइए पहले। हेलो सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर से मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए बोथ एलियन और सिटीजन को हम मतलब पहले से डिटेन कर लेते हैं। जैसे किसी को हाँ, शक होता है हम उसको पहले ईयरफोन से हटा 3 के मंथ्स बात के लिए डिटेन बताइए कर। तो शायद आवाज़ सही आएगी, आवाज़ नहीं आ रही है। सर मतलब इसके अंदर ये होता है हम प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए उसको 3 मंथ के लिए डिटेन कर सकते हैं। ओके और मतलब चाहे वो सिटीजन हो चाहे चाहे वो एलियन सिटीजन हो, मतलब चाहे एलियन हो चाहे सिटीजन हो। इसके अंदर ये बोला गया है कि मतलब उसको हम जैसे हमें शक हो रहा है कि ये क्राइम होने वाला है तो हम उसको 3 मंथ्स पहले डिटेन कर सकते हैं। ओके प्रिवेंटिव के अंदर तो ये होता है। और प्यूनिटिव के अंदर सर 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है बंदे को। ओके ओके। सर प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो सेंटर और स्टेट दोनों ही इस पे लॉ बना सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जब ओके बात आती है तब सेंटर बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, और जब स्टेट की सिक्योरिटी ओके की बात आती है तब सेंटर मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही बना सकता है। ओके नहीं, एक्चुअली इसमें ये है कि स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और फॉरेन अफेयर्स, जैसे स्टेट सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए यूनियन बना सकता है, और अगर पब्लिक ऑर्डर की बात है तो कॉन्करिंग लिस्ट पे आता है, तो उसमें स्टेट और सेंटर दोनों बना सकता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। ओके, अब जो है ये डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब कौन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जल्दी जल्दी बोल देगा बिना देखे, तो कोई भी एक जन बोलिए ताकि सब लोगों के कानों में भी चल जाए। जो हमारी ईयरिंग मतलब जो एक लिसनिंग मेमोरी होती है ना, लिसनिंग मेमोरी भी होती है हमारी, और एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी होती है, और एक स्पीकिंग मेमोरी भी होती है। मैंने 3 में क्लासीफाई कर दिया, तो तीनों स्ट्रांग हो जाएगी। चलो बोलो कौन सुना रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज, जल्दी जल्दी। सर मैं रीड कर देती हूँ। हाँ जल्दी करिए। To abide by the Constitution and respects its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Second, to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. C, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. D, to defend the country and render national service when called upon to do so. E, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending the religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of a woman, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. G, to protect and improve the natural environment, including the forest, lakes, rivers, and wildlife, and to have a compassion for ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर कौन कौन से केसेस हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो जल्दी से नाम बोल दो एकदम। कौन कौन से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ये पार्ट है कि नहीं, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं, वगैरह वगैरह, कौन कौन से केसेस ने कहा था। केशवानंद भारती के अलावा बताओ फटाक से। नहीं पता। और सर Sir, I शंकरी प्रसाद वाला have केस 1950 वाला और गोलकनाथ मामला, ओके और ये मेनका गांधी, नहीं मेनका गांधी वाला तो शायद उससे था। ऐसा 2 ही आ रहा है, बाकी इसके अलावा हो गया। ओके sir ठीक main है, यही है मेन। सर is सर आर्टिकल bill भी है जो हाँ जी बोलिए। सर आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है सर 2 केसेस है इसके अंदर, गोपालन केस है और मेनका गांधी केस है। सर गोपालन केस जो नैरो नैरो इंटरप्रिटेशन है, जिसके अंदर बोला गया है कि आर्टिकल 21 जो है सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आगे है, तो मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट में है, लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट में नहीं है। और मेनका गांधी केस जो वाइडर इंटरप्रिटेशन है, जिसके अंदर हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऐड करा था। अच्छा ओके, चलो वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जल्दी से कर लेते हैं। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दोनों में क्या फ़र्क होता है, जल्दी जल्दी बताइए। सर मुझे एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लगता है वो एक ये है इम्पोर्टेंट कि पॉइंट, हाँ बताइए।
पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम ये समझ लेते हैं कई बार कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी इसका पार्ट होगा, बट इसका कोई फीचर नहीं है। सेकंड, सेपरेशन ऑफ पावर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म वो पूरा गवर्नमेंट है का आवाज फीचर नहीं आपका। है। चलिए ठीक है। हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए आ, पल्लवी। ये हाँ बोलिए, अच्छा, हाँ। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। नहीं सर, जैसे ये बोल रहे थे वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जैसे डिफरेंस होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। वही कर रही हूँ। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हम लोगों ने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लिया कि कौन कौन सी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट होती है आपकी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ रीड। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जबकि मतलब डबल एग्जीक्यूटिव होते हैं। वहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रेसिडेंट वाले में तो सिंगल एग्जीक्यूटिव वहाँ पर होता है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट में, जबकि वहाँ पर हमारी जो है कलेक्टिव नहीं रहती है। ठीक है, डबल मेंबरशिप होती है हमारे इंडिया में पार्लियामेंट में, वहाँ पर सिंगल होती है। ओके, और जो हमारा पार्लियामेंट है वो अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर है, जबकि प्रेसिडेंट है वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में एग्जैक्टली बताता है। हमारा पार्लियामेंट जो होता है अनस्टेबल होता है। देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं इसमें, स्टेबल और अनस्टेबल वाले में। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करता है वो, स्टेबल को अनस्टेबल कर देता है। पार्लियामेंट जो रहता है हमारा अनस्टेबल रहता है, जबकि प्रेसिडेंट वाला जो होता है वो स्टेबल होता है हमारा। वैसे ही एक फेडरल और यूनिटी वाला भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको देख लेना कि फेडरल जो है और यूनिटी में क्या होता है। ऐसे रिटर्न और अनरिटर्न के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछता है वो, तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या होता है फर्क, कोई बताएगा जल्दी से। ऑलमोस्ट वैसे ही है, प्रेसिडेंट और जो हमारा देखा था हम लोग ने पार्लियामेंट टाइप का ही। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने कितना दिया, ऑलमोस्ट 30 मिनट दिया है, बट काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया है हमारा उसमें। ये स्पीड ठीक है कि और बढ़ाऊँ मैं स्पीड, आप बताइए कितना चलेगा। ये सर ठीक है। ठीक है, और बढ़ानी चाहिए, बाकी लोग बताइए। नहीं सर, ठीक है। ठीक है इतनी स्पीड, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग रुक रुक के भी चल रहे हैं, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट छूट भी ना जाए। अगर कोई नए हो तो उन लोग के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग, मैं आपको नेक्स्ट टास्क देता हूँ, लेजिस्लेचर, थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। चलिए दोनों ही देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें दोनों के लिए मैं आपको 6 मिनट दूंगा ऑलमोस्ट। ठीक है, 3 मिनट लेजिस्लेचर को दीजिए, 3 मिनट आप दीजिए आपके एग्जीक्यूटिव को। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ।
चलिए आप लोगों के पास 3 मिनट और 2 मिनट और बचे हैं। 2 मिनट के अंदर जो है फटाक से रिवाइज करिए लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव में भी ज़्यादा से ज़्यादा बस जो है प्रेसिडेंट गवर्नर को कंपेयर कर लेना, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे उनको देख लेना। अभी लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर रिवीजन चल रहा है पॉलिटी का, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सेकंड स्लॉट चल रहा है। आप लोगों को यहाँ पर बस अपने खुद के जो नोट्स हैं उसी को ही रिवाइज करना है। कुछ नया आपको नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपके खुद के नोट्स जो हैं टाइम बाउंड मैनर में अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए 1 मिनट आर लेफ्ट। देखिए ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें। एक मिनट बचा है। चलिए 1 मिनट और दे रहा हूँ, क्योंकि लेजिस्लेटिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो पार्लियामेंट वगैरह है और जो एग्जीक्यूटिव है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं हर साल ऑलमोस्ट। तो 1 मिनट और मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, फटाक से रिवाइज करिए। जो लोग न्यू हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमारा एक्टिव रिकॉल आरआर प्रैक्टिस चल रही है। मतलब कि हम लोग जो है क्विकली जो है कैसे लॉन्ग टाइम तक हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डाल सकें, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक्टिवली जो है हम लोग चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए योर टाइम इज़ ओवर। डन बोलिए सब लोग। LR कंप्लीट हो गया। यस सर, डन। बाकी लोग बोलिए। पहला आर कंप्लीट हो गया, बाकी लोग बोलिए। सभी लोग नेक्स्ट बोलिए यस। सभी लोग बोलिए। सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, अदरवाइज ये डन सर। रिकॉर्डिंग। सर ओके गुड। ओके ओके। आगे। और किस किस का हो गया? Sir, on screen nothing is visible. और निधि, कृष्णा, शिवानी, संजय, पल्लवी, एस, यस सर हो गया। रवि, हो गया सर। एस्पेरेंट, परी, लता, जेवी, ऋषि, श्वेता, SK, आराध्या। ऐसा मतलब नाम नाम लेना पड़ेगा तभी बोलोगे, बिना नाम लिए नहीं बोलोगे कोई। नहीं 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 सर, नहीं ऐसे बात नहीं अच्छा चलो, देखते हैं फिर कैसी बात है। सर। जितने चलिए यूट्यूब पढ़ा रहे सर, सबसे बढ़िया आप है सर। चलिए ठीक है। तो ठीक अब जो पढ़ाते हैं है सर। हमारी। सर सर आपको हाँ ऐसा रिक्वेस्ट है कि सर, आपको रिक्वेस्ट है अपने साथ, आपके साथ जितने भी हम जोड़े हैं, जैसे हमारा प्रीलिम क्लियर हो जाए सर, ये हमारा आपसे आभारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अब सेकेंड आर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो सेकेंड आर है हमारा रिकॉल, तो जल्दी से हम लोग रफ कॉपी लेते हैं और मैं 1 ही मिनट दूंगा। 1 मिनट के अंदर जो भी याद आ रहा है लिख डालीजिए, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम इज ओवर। हो गया? बढ़ें। सर, एक बोलिए। मिनट।
चलिए 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं, जल्दी से लिखिए। आखिरी में ये जो जितना भी लिख रहे हो ना रफ वर्क, ये सब सेंड भी करना है, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। मुझे क्या क्या पता कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो करना भी है। करो याद, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया है, क्या क्या चीज़ें मेंशन है, डबल मेंबरशिप्स क्या होती हैं, देखो स्पीकर के बारे में जानो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, डिप्टी स्पीकर क्या होता है जो बार बार पूछा हुआ है, याद आ रहा है उसके बारे में कुछ, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में कुछ याद आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होते हैं, या वो सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप का क्या होता है, कैसे सस्पेंशन होता है, पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट क्या होते हैं, कोरम वगैरह क्या होते हैं, ज़ीरो आवर पता है आप लोगों को, या क्वेश्चन आवर क्या होता है, या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है। करो याद करने की कोशिश करो। क्लोजर मोशन वगैरह याद है क्या, एडजन मोशन याद है, नो कॉन्फिडेंस मोशन या सेंसर मोशन, ये सब मोशन वगैरह याद आ रहे हैं। कुछ स्पेशल मोशंस भी होते हैं। मनी व्हील में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा आर्टिकल था, मनी व्हील के लिए जॉइंट सिटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, देखो याद करके देखो, सारी चीज़ लिख के देखो, लिखो जॉइंट सिटिंग किस किस के लिए अप्लाई हो रही है, बजट कहाँ पर मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं है बट कौन सा आर्टिकल उसको रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सी ग्रांट्स हैं, एडिशनल ग्रांट्स, वोट ऑफ क्रेडिट, फंड्स कौन कौन से हैं आपके, फंड से क्वेश्चन पूछता है, याद करो उनके आर्टिकल याद करो, कौन से फंड्स में जो है सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है, किस में कम दिया जाता है, कौन सा किस चीज़ के लिए पर्पज़ से यूज़ होता है, वो देखो याद करके देखो। एग्जीक्यूटिव देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देखा होगा, कुछ लिस्ट देखी होंगी आपने, कौन करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टेट में है, क्योंकि यूपीएससी ट्रैप करता है ना हमेशा, स्टेट लिस्ट की चीज़ों को यूनियन लिस्ट में डाल देता है, हेल्थ वाले को कभी बोल देगा कि वो उसमें आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो देखो कुछ याद आ रहा है, उसको याद करने की कोशिश करो, लिखो रफ पेज में। पार्लियामेंट कमेंट्री कौन कौन सी है हमारी, उनको याद करो, फाइनेंशियल कमेटी कौन कौन सी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है, करो करो, नॉस्टैल्जिया फील करो, बहुत सालों से पढ़ रहे हो। देखो मेजोरिटी कितने टाइप की होती हैं, सारी चीज़ें। वहीं एग्जीक्यूटिव में देखो कि क्या होता है, प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आखिर डिस्क्रिशनरी पावर किसकी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसकी क्लियरली है, पार्डनिंग पावर क्या होती है, याद करने की कोशिश करो, कौन कौन से बिल हैं, सब लिखो लिखो। बाकी जो है कैसे इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, वो देखो। Yes, और yes. लिखते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, मैं इतना सारा चीज़ बोल रहा हूँ, इमेजिन कर रहे हो। पार्डनिंग पावर कौन कौन सी होती हैं, गवर्नर को कौन सी एक्स्ट्रा दी है, या गवर्नर के पास कौन सी है पावर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा इमरजेंसी वाला, बार बार क्वेश्चन पूछता है, उसको याद करके देखो। नेशनल इमरजेंसी में कौन कौन से आर्टिकल हैं आपके, लिखो आर्टिकल, कि कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में आता है, प्रेसिडेंट रूल में कौन सा आर्टिकल आता है, आखिर कितने कितने का डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है, देखो लिखो, जल्दी लिखो।
अब ये देखो कि कौन सी जो है हमेशा जिसको कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग अनलिमिटेड तक, कौन सी ऐसी इमरजेंसी है तीनों में से, और ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो सिर्फ लोकसभा ओनली में ही हम लोग जो है प्रेसिडेंट जो है जब सेशन में ना रहे तो वो लोकसभा में ही रिवोकेशन किया जा सकता है उसका। देखो फंडामेंटल राइट में कौन कौन से में इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जिसमें इम्पैक्ट पड़ जाता है सडनली इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी का, याद आ रहे हैं कुछ? लिखो लिखो, सब लिखना है साथ में। कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंस हो जाते हैं? आखिर जो एस आर बोमई केस है वो किससे रिलेटेड है? कौन से चीज का तीनों में से प्रेसिडेंट रूल हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, किसका हमारे फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट नहीं होता है? इमरजेंसी लगाने के प्रॉपर और इम्प्रॉपर तरीके कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट कमेटी याद आ रही है? आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, या फिर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बन गई? हुआ? कुछ कुछ सी चीजें घूम रही हैं दिमाग में, बोलो भाई। यस सर, सही कह रहे हैं। चलो, तो ये हमारा ये आर खत्म हो गया। आई थिंक मुझे लगता है कि अब वो हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट जो है ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें याद करवा दी। थर्ड आर की जरूरत है कि नेक्स्ट स्लॉट पे बढ़े? नेक्स्ट पे कर सकते हैं। बताइए, सब बोलिए सब बोलिए। नेक्स्ट 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 स्लॉट पे बढ़े, राज्यसभा लोकसभा सर के बीच में हाँ बोलिए। सर इसमें कुछ टॉपिक जैसे कि एचएनएल कमेटी आवाज़ नहीं इसमें आ रही, पढ़ा था यदि कोई ईयरफोन हटा के बोलिए ना तो थोड़ा तेज आएगा। सर एचएनएल कमेटी का पढ़ा नहीं, यदि किसी को आता हो तो आप पूछ लीजिए, यदि कोई बता सके तो। बताइए, कोई किसी को पता हो? सर एचएन सामने कमेटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है एचएनएल कमेटी। क्वेश्चन आया वो भी हुआ है इस पे, वो तो बाउंसर भी था, किसी को भी पता है तो पता है, क्योंकि उसके बाद से ही लोगों ने उसको पढ़ना स्टार्ट किया था जब क्वेश्चन आया था एक्चुअली में तो। एक्शन संज्ञान कमेटी। ओके। वो जो क्वेश्चन पूछा था ना उसमें मतलब ऑप्शन ऐसे सेट किए थे यूपीएससी ने कि जो उसने दिया था जो 1971 वाला था एचएल सान्याल कमेटी, तो वो मतलब दो ऑप्शन के रिगार्डिंग उसको तो हम सही कर सकते थे, मतलब यानी कि अब ये तो मानना ही पड़ेगा, तो वैसा दिया था वो उसने। वही चीज़ तो थोड़ा सा वही ऑब्जर्वेशन आपको लगाना होता है तो इसमें अगर उसके अंदर वो एक स्टेटमेंट की डिफाइन करके कि कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है, वो वाली कट करके आंसर आ रहा था उसका। सर ओके। शायद था जो उसको ड्रॉप भी किया था, या फिर कोई दूसरा था, मुझे याद नहीं। चलिए, तो आपका लेजिस्लेचर हो गया। अच्छा, एक चीज़ हो रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसीजर कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ मेरे को, कौन कौन सी प्रोसीजर होती हैं, जल्दी बता दो, स्पीड में कौन बता सकता है? मन्नू बता। बताओ बताओ, बोलिए। अमेंडमेंट के लिए सर 3 प्रोसेस रहती है। एक तो सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, जो आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आती है। ऑर्डिनरी जितने भी लॉज नॉर्मल रहते हैं उनको, लीगल लॉज उनको हम कर सकते हैं अमेंड। 368 के अंदर आने वाले होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स कुछ, या फिर स्पेशल प्रेसिडेंट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस मतलब टोटल मेंबरशिप की, ऐसा रूल है। और उसके बाद एक स्पेशल मेजोरिटी होती है जिसमें स्टेट की कंसेंट चाहिए होता है, जिसमें फेडरल फीचर्स है उनको अमेंड करते हैं उस टाइम पर। तो वो भी सर 368 के अंडर में आता है, उसमें हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट चाहिए रहता है। ओके, चलिए एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं। और अटॉर्नी जनरल तो पढ़ ही लेना, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल। अच्छा, इसमें बात बताओ कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है?
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली सॉलिसिटर नहीं है। ओके, और कोई इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हो किसी के पास, जानने वाला फैक्ट हो? सर अटॉर्नी जनरल के बारे में तो एक यही फैक्ट है कि मतलब वो स्पीक कर सकता है, वोट नहीं कर सकता हाउस के अंदर, किसी भी हाउस में बैठ सकता है बट वोट नहीं कर सकता। ओके, सर अटॉर्नी जनरल ऑटोमेटिक मतलब उसका रेजिग्नेशन नहीं देता है, जैसे पार्लियामेंट खत्म होती है मतलब तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक होता है? हाँ सर। ऑटोमेटिक वर्ड यूज होता है? हाँ सर पता नहीं। सर वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है ना शायद, राष्ट्रपति। आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा ना आप लोग ईयरफोन हटा के बोलिए तो क्लियर आएगी आवाज। नहीं हाँ सर, ये बताइए राष्ट्र क्या। प्रेसिडेंट रहता है, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत रहता है, ऐसा हो। हाँ, और उनकी बाकी प्लेजर जो पे रहता है। गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही मतलब उसके पसंद के व्यक्ति को रखती है, तो वो वैसे ऐसे व्यावहारिक तौर पर देखे तो वो चला जाता है, बट बाकी तो राष्ट्रपति का ही रहता है उसमें। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल और में उसका तो बोलिए। कन्वेंशनली ही डिजाइंस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सर ये वर्डिंग थी उसकी। ओके, सॉलिसिटर और जनरल सर ये के भी, बारे में और पता है सर कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये फैक्ट? भी, सर ये भी था कि ये बाहर भी सर मतलब प्राइवेटली भी मतलब सर एडवोकेसी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, और कोई कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ जल्दी जल्दी, याद आ रहा हो कुछ? नोट्स तो ओपन करके ही बैठे हो, तो बताओ। सर मैं एक चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मेरे को याद नहीं आ रहा कि सॉलिसिटर जनरल जो है मतलब उसके सबॉर्डिनेट होता है कि नहीं होता ये एडवोकेट जनरल के। ओके, बताइए, कोई इसका आंसर है किसी के पास? जनरल जो होता है वो अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट ओके, चलो अब इस केक के बारे में बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ आप लोग को, जो फैक्ट हम लोग को जानना चाहिए। सर आर्टिकल 148 में इसका मतलब उल्लेख दिया हुआ है, और और ये मतलब केंद्र सरकार के लेखों की जांच करता है, जैसे कि आय विवरण की जो भी मतलब ये लोग कराते हैं ना, उसके लेखों की जांच करता है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी करता है। ओके, ओके, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इनकी पावर वगैरह तो हम लोगों ने देख ली ऑलमोस्ट, ठीक है। रीजन एक्ट के बारे में सर किसी को कुछ पता हेलो, है, क्योंकि ये भी हेलो सर। हाँ अभी। हाँ सर बोलिए। सर मैं सर ये विकीपीडिया पे मैंने अभी सर्च किया था तो सॉलिसिटर जनरल जो है अटॉर्नी जनरल के सर सबॉर्डिनेट दिखा रहा है, तो सर ये मतलब सही है कि गलत है, ये समझ नहीं आ रहा है। सबॉर्डिनेट तो होता ही है ना, इनके सबॉर्डिनेट ही होता है। अच्छा और सबॉर्डिनेट होता है। बताइए किसी के पास हो इनके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा? चलिए प्रेसिडेंट की पावर वगैरह देख लेना, कहाँ पर डिटेल शेड्यूल एरिया के लिए प्रेसिडेंट की पावर कौन कौन सी होती है, इसको बता दो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। शेड्यूल एरिया को लेके कौन कौन सी होती हैं पावर इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट की? सर वो बॉर्डर जो शेड्यूल एरिया की जो बाउंड्रीज होती है उनको एक्सटेंशन या फिर कम करना, ये दोनों ये काम उसका रहता है, डायरेक्ट करता है। बाकी गवर्नर की कंसल्टेशन उसको चाहिए रहती है, मतलब ओके, कंसल्ट। कोई और? ठीक है, आगे बढ़ें। ये सर वो क्या बोलते हैं, गवर्नर से वहाँ की रिपोर्ट भी मांगता है वो, उसकी अच्छा, एनुअल कि रिपोर्ट उनके। हाँ, कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या वगैरह, जो रिपोर्ट वगैरह जो है प्रेसिडेंट मांगता है, ठीक है। चलो अब आपको नेक्स्ट दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा? जुडिशरी और हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 5 मिनट दूंगा आप लोगों को, और उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा चलिए यही वाला सेशन को, ये स्लॉट को हम लोग आखिरी लेते हैं। इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ये पॉलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 6 से 7 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, 6 मिनट दूंगा ऑलमोस्ट। तो उसमें जुडिशरी आपको ख़त्म करनी है। जुडिशरी आपकी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज है, और ये फिलॉसफी वगैरह तो ऑलमोस्ट ऊपर हमारी हो ही गई है। बस कम्युनिज्म रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा रिपीट तो नहीं होता है, एक या दो बार आया था, और ये मेंस का सिलेबस ज़्यादा है। तो बेसिकली जुडिशरी और पंचायती राज, इसको जल्दी से रिवाइज कर लो, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ।
2 मिनट और हैं आपके पास। कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर पहुंच जाइए जल्दी। चलिए, योर टाइम इज ओवर। हो गया? डन? यस सर, डन। बाकी लोग Yes, sir, done. बोलिए। और डन सर। ओके, और डन 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 डन। निधि, अंजलि, परी, लता, जेबी, ऋषि, सुमित, एस, जेके, दीप्ति, शिवानी, वर्षा, वैशाली, एस्पेरेंट, बताइए, बोलिए। बोलिए, क्या बोल के हुआ? कंफर्म कर दीजिए। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। डन सर। चलिए, ठीक है। अब एनर्जी इतनी लो क्यों लग रही है सब लोगों की? चलिए, अब जो है सेकेंड आवर का क्या कर हुआ? लेते हैं, फिर उसके बाद एंड ही हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं ना। अभी पहले ये सेकेंड आवर और कर लेते हैं। रफ कॉपी लेके बैठिए। तो अब मैं आपको दूंगा ओनली 2 मिनट दूंगा। 2 मिनट के अंदर जितना भी याद आ रहा है वो सब रिवाइज कर लिए, ठीक है? हो गया? याद करिए जो भी चीज़ आ रहा हो आपको जुडिशरी से रिलेटेड, कौन कौन से पावर किसके पास ज़्यादा थी, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर थी, रिट कौन कौन सी थी आपकी, याद करो सबके सब। आखिर ऐसी कौन सी रिट थी जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए इशू होती थी। पंचायत में देखो कि कौन कौन सी कमिटीज़ थी आपकी बाग एलटीजी में। अशोक मेहता कमेटी क्या कहती थी, कितने टीयर के बारे में बताती थी। और आपकी एलन सिंह भी कमेटी क्या बोलती थी, कुछ याद आ रहा है उसके बारे में? गाडगिल कमेटी। आखिर जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और 74th जो है, दोनों में की डिफरेंस क्या है? 3 टायर सिस्टम जो है उसमें सेम 74th में भी था क्या, या 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी वहाँ पे? नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। की फीचर्स क्या क्या थे दोनों के? ग्राम सभा, आखिर उसकी एज क्या हुआ करती थी रिजर्वेशन की, 21 होती थी कि 25 होती थी? यूपीएससी हमेशा कंफ्यूज करता है। कितने लाख की पॉपुलेशन में ये होगा, कितने में नहीं होगा? ठीक है, गॉट इट? याद आ रहा है कुछ कुछ? नॉस्टैल्जिया? यस सर, हो गया, देखा गया। हुआ बताओ, जल्दी बताओ। यस सर।
सर हो गया लिखा। तो सही बताओ, अपन लोग 1-1.5 घंटा हो गया, मजा आ रहा है करने में? फीडबैक देते रहो। ऐसे प्रोडक्टिव एक्सरसाइजेस बोर और सही तो नहीं लग रहा? नो सर बोल रही बाकी लोग बताओ यार, 24 पार्टिसिपेंट हो ऑलमोस्ट, तो कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा रिवाइज करने में? यस सर, मजा आ रहा है सर, याद हो रहा है, मतलब रिवाइज सर, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है काफी। देखो हम लोगों ने 1.5 घंटा दिया है, और 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट आपका पॉलिटी रिवाइज हो गया है। बस हो ही गया, और क्या है मतलब। ठीक है, जो मेजर टॉपिक है तो वो तो खत्म ही हो गए, माइन्यूट तो पढ़ना ही नहीं है, यही 3 पेपर आती है, तो ऑलमोस्ट डन। तो आप ये देखो कि आप लोगों ने 1.5 घंटे में 1.5 घंटा डिजर्व करता है पॉलिटी हमारा, मतलब ठीक है, वो तो हम लोग ने बहुत जल्दी कर दिया है। आप खुद से करते तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ले आते टाइम। तो इससे हमको क्या क्या लर्निंग मिलती है पहले ये समझो, ठीक है। हम लोग इतना फास्ट कर रहे हैं ना, यूपीएससी में हम लोग को 2 घंटे में ना बहुत माइंड एकदम तेज चलाना पड़ेगा। वहाँ पे फास्ट रिवीजन, फास्ट रीड करनी पड़ेगी, और वो फास्ट प्रोसेस से हमको माइंड, वैसे ही हम लोग को वैसा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा हमारी माइंड की। तो इस प्रैक्टिस के थ्रू ना आपका माइंड वैसे उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर हो जा रहा है कि आप कितना भी कम टाइम भी बचेगा ना, तो भी आपका माइंड प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। तो समझ में आ रहा है कुछ साइकोलॉजी इसकी हम लोग जो कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ यही चीज, अगर आपको ना मतलब देखो, माइंड की साइकोलॉजी समझो। कोई भी काम के लिए आपको अगर एक टाइम लिमिट दे दो ना, तो वो उतने टाइम में हो जाती है। अगर वही चीज मैं आपको, यही चीज करने के लिए मैं आपको 2 दिन दूंगा ना, तो वो आप 2 दिन लगा दोगे। और वही चीज करने के लिए मैं आपको 2 घंटे दूंगा ना, तो भी 2 घंटे में आप कर डालोगे। तो फिर फर्क क्या हो रहा है? बस एक प्रेशर का और एक लिमिट का ना। तो जब मालूम है कि ये चीज हमारे माइंड वर्क कर रही है, तो फिर क्यों ना यूज किया जाए उसका। तो कैसा रहा हमारा ये पॉलिटी का, हमारा सेशन एंड हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ेंगे, बट उससे पहले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डाउट होता था, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि 1.5 घंटे आप कंटिन्यूली बैठे हो। तो बताइए कैसा लग रहा है? ऑल गुड? पानी वानी पी लीजिए। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा ईयरफोन हटा के बात करिएगा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने इतना जल्दी जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जी। सर, इसमें बस मतलब ऐसा भी लग रहा है कि हाँ मतलब याद भी है, लेकिन सर ये भी इशू आ रहा है कि मतलब यार बहुत कुछ तो छूट रहा है सर। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट काफी अच्छे से पढ़ा था, हाँ तो मैंने सोचा नहीं था कि सर मेरे को इतना कम याद रहेगा। मतलब कई बार पढ़ लिया सर, 3-4 बार रिवाइज कर ली काफी सारी चीजें, लेकिन फिर भी मतलब याद करने की कोशिश करी, मतलब अभी याद कर रहे थे तो एक्सेप्शन भूल रहा था। तो सर डर भी बन गया है कि यार इतना सब कुछ तो मैं भूल गया। अरे देखो, एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं ना, अब आपको रियलिटी पता चल रही है कि ये माइंड की, मैं वर्ड यूज करूंगा, अपनी खुद की क्या औकात है कि कितना याद रहता है हम लोग हाँ को। ये पता चल रहा है ना अभी वही हम सर। लोग। और हाँ ये सर अगर, ये। और ये चीज हम लोग को कहाँ पता चल, अगर ये चीज हमको एग्जाम हॉल में पता चलती तब कितना बैकफायर कर जाता। ये चीज सोचो। हाँ ये सर। प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है कि आप माइंड के लिए, ये जो है ना, ये एक्सेप्शन झेलने के लिए रेडी हो जाओ। माइंड हमारा रेडी हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ते देते 80%, मतलब 100% देते हैं, निकलता आउटपुट सिर्फ 20% है, और 10% ही निकलता है, यू नो। हाँ सर, और इसका मतलब सर एग्जाम में भी सर फिर यही होने वाला है कि मतलब एग्जाम में भी लिमिटेड ही याद आने वाला है। बस तो उसी की प्रैक्टिस हम लोग पहले से कर ले रहे हैं ना, हमारा माइंड को पहले से ट्रेन कर दो। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये आरआर की प्रैक्टिस कर लो। आपको मतलब आप अपने आप को, पहले जो पर्सनालिटी थी ना और अब जो पर्सनालिटी, वो दोनों में डिफरेंस, फर्क फील करोगे आप खुद ही। हम लोगों ने करी है प्रैक्टिस, वो जो लोगों ने करी है ना, वो लोग कर रहे होंगे फील इस चीज में चेंजेस काफी। तो ये चीज इसलिए ही हम लोग कर रहे हैं कि हमारा माइंड की, हमारी खुद की औकात पता चल सके, और फिर हम लोग उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें।